हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस में। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में हम आज बात करेंगे सेंट्रल बैंकिंग यानी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई को डिटेल में जानने के लिए दोस्तों एंड तक बने रहिए हमारे साथ। और मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ऐसे ही बैंकिंग, फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंकिंग यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फीचर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब्सिडायरीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। RBI मतलब Reserve Bank was formed in 1st April 1935 under the provision of Reserve Bank of India Act and is known as Central Bank of our country, and it was started with the paid-up capital of rupees 5 crore. It was established for currency management and credit control. इसकी स्थापना किस कारण हुई दोस्तों? किस कारणवश हुई? करेंसी मैनेजमेंट के लिए और क्रेडिट कंट्रोल के लिए। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इसको हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक की कह के जानते हैं हम। और इसका जो पेड अप कैपिटल था वो कितना था? 5 करोड़। अर्लियर करेंसी मैनेजमेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी और क्रेडिट कंट्रोल का काम जो है वो इंपीरियल बैंक करती थी। पहले कौन करती थी? करेंसी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्रेडिट कंट्रोल का काम जो है इंपीरियल बैंक करती थी। इंपीरियल बैंक के बारे में हमने कमर्शियल बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक में ये ऑप्शन में पढ़ा था कि ये 3 बैंकों को मर्ज करके बनी है। वो कौन कौन सी बैंक थी दोस्तों? एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनी थी। और इंपीरियल बैंक क्या करती थी? पहले क्रेडिट कंट्रोल का काम करती थी। रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1949 के बाद हुआ। अभी इसका नेशनलाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यह देखा गया है कि दूसरे महायुद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया भर के देशों में विभिन्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन करवाया गया था। रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन ये कंट्री के लिए बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट टूल था। इट एक्सपोज द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री बट इट वर्किंग ऑन इकोनॉमिक प्लान आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये क्या इसने क्या किया? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट को एक्सपोज किया हमारे कंट्री में। लेकिन ये प्लान जो है वो वर्क कब करने लगा? आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ये हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी। अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ आरबीआई मतलब फीचर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला फीचर्स है इसमें दोस्तों एनफोर्स एंड कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की उत्पत्ति है मॉनेटरी पॉलिसी और फंक्शंस को बढ़ावा देना और उसको कंट्रोल में रखना ये है। मतलब एनफोर्स एंड कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद दूसरा फीचर्स आता है इसका हेल्प इन मेंटेनिंग द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक। आरबीआई ये पब्लिक के डिपॉजिट इंटरेस्ट को सेव करती है और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। उसकी वजह से वो क्या करती है? हेल्प इन मेंटेनिंग द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक। मतलब पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन करती है। ये हो गया दूसरा फीचर्स। अभी तीसरे फीचर्स पे आते हैं। इंक्रीजिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। एक्सटर्नल जो फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट होती है उसको इंक्रीज करती है ताकि अच्छा रेवेन्यू कंट्री जो है वो जमा कर सके। उसके बाद आता है चौथा फीचर्स ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डेवलपमेंट इसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? आरबीआई की वजह से हुआ। तो ये भी हो गया एक ग्रोथ इन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। अभी उसके बाद पांचवा फीचर्स है हमारा मेंटेनिंग बेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। आरबीआई ये करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है ताकि पब्लिक में इसका अच्छे से वितरण हो सके, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ये हो गए इसके आरबीआई के फीचर्स। अभी आते हैं उसके सब्सिडायरीज पे। सब्सिडायरीज कौन सी है उसकी? तो देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी का क्या रोल क्या है? ये सब्सिडायरीज तो है लेकिन इसका रोल क्या है दोस्तों? डीआईसीजीसी ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब ये वर्क एज अ प्रोटेक्शन कवर फॉर बैंक डिपॉजिट होल्डर। जब कोई भी बैंक ये डिपॉजिटर्स के पेमेंट में फेल हो जाती है तो
इट हेल्प एज अ प्रोटेक्शन कवर, मतलब एक प्रकार से ये क्या है, फिक्स डिपॉजिट का इंश्योरेंस है जो उसको कवर करती है, जो कस्टमर के पैसों को कवर करती है। ये हो गया DICGC का वर्क। अभी आते हैं दूसरे सब्सिडाइरीज पे। दूसरा सब्सिडाइरीज है इसका नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। NHB क्या करती है दोस्तों? NHB ये उस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट और सपोर्ट करती है जो हाउसिंग इन्वॉल्विंग फाइनेंस एक्टिविटीज प्रोसेस करता हो, ये NHB का काम है। ये भी एक सब्सिडाइरीज हो गई। तीसरी सब्सिडाइरीज है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब नाबार्ड। नाबार्ड ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नाबार्ड ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और प्रमोशन को फैसिलिटेट करता है। साथ ही में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कटेज एंड विलेज को भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके देता है। ये हो गया नाबार्ड का फंक्शन। उसके बाद आता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMRL शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करता है दोस्तों? ये बैंक नोट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है, मतलब ये सप्लाई एंड डिमांड जो है नोट्स की, उसकी गैप मेंटेन करता है। ये हो गया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का वर्क। अभी देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं RBI के। तो उसके क्या हेतु हो सकते हैं RBI के? तो पहला देखिए, पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव्स है इसका, फॉर कंट्रोलिंग द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी जो है पैसों से रिलेटेड, और क्रेडिट सिस्टम मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्या करता है RBI? उस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कंट्री के। उसके बाद आता है फॉर बैलेंसिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़। इंटरनल जो देश में, कंट्री में जो पैसा है उसकी वैल्यू, और उसके बाद जो देश विदेश से पैसा आता है, विदेश से जो पैसा आता है उसकी वैल्यू बैलेंस करता है RBI। क्या करता है? उसकी जो वैल्यू है वो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो बैलेंस करता है। ये हो गया फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ फॉर बैलेंसिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। टू हैव इक्वल एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ बैंक इन द कंट्री। टू हैव इक्वल एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ बैंक इन कंट्री। हमारे देश के सभी बैंकों को डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड करने का काम क्या करती है? RBI करती है, उसके ऊपर कंट्रोल रख के। उसके बाद आता है उसका और एक ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट ऑफ द कंट्री। मनी मार्केट, कंट्री के जो मनी मार्केट को है वो ग्रोथ देती है एंड और अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आते हैं RBI इज फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस ऑफ द कंट्री। एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो करते हैं बैंक करती है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करती है, उसका जो है प्रॉपर अरेंजमेंट करती है RBI। उसके बाद आता है RBI हेल्प इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल फाइनेंस को हर वक्त अवेलेबल इंडस्ट्रियल फाइनेंस देने में RBI जो क्या करती है, बैंक को अवेलेबिलिटी दिखाने के लिए कहती है हर वक्त, क्योंकि हमारा जो देश है वो इंडस्ट्री बेस ही वर्क करता है। इंडस्ट्री बेस ही हमारा जो देश है वो काम करता है, इंडस्ट्री बेस ही हमारा देश जो है वो चलता है। RBI क्या करती है? हेल्प करती है उनको फाइनेंस करने में। ओके उसके बाद आता है RBI हेल्प इन मेंटेनिंग द पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक के जो डेब्ट्स होते हैं, मतलब जो उनका बुढ़ित हुआ कर्ज होता है, बुढ़ित हुआ लोन होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है बाकी बैंकों को। ठीक है, ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद अब हम देखते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन को, RBI के ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है सेंट्रल बोर्ड, दूसरा आता है लोकल बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड में क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड के जो डायरेक्टर है उनके पास पावर होता है कि वो बैंक को सही दिशा और डायरेक्शन दे सके। तो मैं एक यहाँ डायग्राम दी है मैंने, ये देखिए RBI की जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये ऐसे होता है। सबसे पहले आता है गवर्नर, उसके बाद 4 डेप्यूटी गवर्नर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वह यहाँ मैंने 4 ही दिखाए हैं, लेकिन ये 15 होते हैं दोस्तों डायरेक्टर जो होते हैं। उसके बाद आता है चीफ मैनेजर, उसके बाद आता है चीफ अकाउंटेंट। ये हो गया सेंट्रल बोर्ड। RBI की ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नर पे स्थित होती है। किस पे? गवर्नर पे स्थित होती है।
और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 15 जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। और इनको अपॉइंट करने का काम कौन करती है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको अपॉइंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नर का जो कार्यकाल है दोस्तों, गवर्नर का जो कार्यकाल है वो कितने सालों का होता है? वो होता है 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स का होता है। जो टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल बैंक ने फिक्स किए हुए हैं उसके अनुसार ही उनका कार्यकाल होता है। उनको अगर रीअपॉइंट भी करना है तो इसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। कौन करती है इसका काम? गवर्नर को रीअपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सेंट्रल बोर्ड कमेटी में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का समावेश होता है। सेंट्रल बोर्ड कमेटी में किसका समावेश होता है? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। ठीक है, अभी आता है, ये हो गया सेंट्रल बोर्ड के बारे में। अभी देखते हैं हम लोकल बोर्ड के बारे में। हमारे कंट्री के रीजनल एरिया में 4 लोकल बोर्ड है। 4 लोकल बोर्ड है। कौन से? विच आर वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउथर्न। और लोकल बोर्ड की हेडक्वार्टर इन चारों शहरों में है। कौन से 4 शहरों में है? मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। ऐसे कई लोकल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं। तो लोकल बोर्ड के बारे में हमने क्या जाना कि जो हमारे लोकल बोर्ड है ये हमारे कंट्री के रीजनल एरिया में 4 लोकल बोर्ड है। वो लोकल बोर्ड कहाँ है? वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथर्न एंड नॉर्थर्न, ऐसे ये दिए गए हैं। और लोकल बोर्ड की हेडक्वार्टर कौन से शहरों में है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, न्यू दिल्ली, चेन्नई। ऐसे कई लोकल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी इसके रोल्स एंड फंक्शंस कुछ रह गए आरबीआई के, तो हम आरबीआई के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे ही कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।